तो आज हम एक गहरा गोता लगा रहे हैं सैंडमैन कॉमिक्स के एक बहुत ही परेशान करने वाले चैप्टर में। वॉल्यूम 1 का चैप्टर 6 24 घंटे। हाँ, ये वो चैप्टर है जो मतलब दिमाग पर असर छोड़ जाता है, और हम इस पर बात करेंगे एक लेख के जरिए जिसका टाइटल है 24 घंटे, पागलपन और मानवीय पतन। बिल्कुल। और देखिए, ये कोई टिपिकल सुपर हीरो कहानी नहीं है। हमारा मकसद है ये समझना कि कैसे एक आम सा रेस्टोरेंट सिर्फ 24 घंटों में पागलपन का अखाड़ा बन जाता है। सही कहा, और वो भी बिना किसी बड़ी फाइट सीन के। ये पूरा खेल मनोविज्ञान का है, इंसान के अंदर की कमजोरियों का। यही हमें समझना है। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आप कह सकती हैं टिपिकल अमेरिकन डाइनर में, एकदम रोजमर्रा की जगह। वहाँ एक वेट्रेस है बेटे, जो मनी मन खुद को राइटर समझती है। फिर कुछ कस्टमर्स आते हैं। जूडी है जो अपनी गर्लफ्रेंड से लड़कर आई है। अच्छा। एक वर्कर है मार्श, एक मैरिड कपल है केट और गैरी, जिनके बीच कुछ तनाव सा है। और एक बहुत शर्मीला सा लड़का है मार्क। सब कुछ एकदम नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। और इसी नॉर्मल माहौल में एंट्री होती है डॉक्टर डेस्टिनी की, यानी जॉन डी की। वो भी चुपचाप। हाँ, और उसके पास है वो ड्रीम स्टोन। एग्जैक्टली, ड्रीम स्टोन, जिसमें सपनों और हकीकत को बदलने की ताकत है। और लेख यही बताता है कि डी वहां कोई चोरी चकारी करने नहीं आया। नहीं, वो एक तरह का मनोवैज्ञानिक तजुर्बा करना चाहता है। वो देखना चाहता है कि अगर इंसान से उसके सपने छीन लिए जाएं तो वो क्या बन जाता है। और ये तजुर्बा वो बहुत धीरे धीरे शुरू करता है, पता भी नहीं चलता। हाँ, जैसे जूडी का फोन अचानक काम करना बंद कर देता है। छोटी सी बात है पर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। हाँ। केट को अपने पति गैरी पर बेवजह शक होने लगता है। बैठे दूसरों की बातें सुनकर अपने मन में कहानियां बनाने लगती है। मतलब वो उनके अंदर के डर और शक को हवा दे रहा है। हाँ। और माँ को लगता है कि सब उसे ही घूर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। बहुत ही सटल शुरुआत है। बिल्कुल। लेख भी यही कहता है कि डी सिर्फ बाहर की घटनाओं को नहीं छेड़ रहा, वो अंदर के दबे हुए इमोशंस को कुरेद रहा है। और फिर ये बढ़ता जाता है दोपहर 3 बजे तक। हाँ, दोपहर 3 बजे वो ड्रीम स्टोन से उनकी जो अंदर की वो सच्चाई है ना, जिसे वो छुपाते हैं, हाँ, उसे बाहर खींचने लगता है। और शाम 5 बजते बजते माहौल बिगड़ने लगता है। हाँ, झगड़े शुरू। केट बिना बात के जूडी पर चिल्ला पड़ती है। अच्छा। और शाम 6 बजे तो मतलब हद हो जाती है। गैरी गुस्से में आकर केट को थप्पड़ मार देता है। उफ, ये देखना कि कैसे छोटे छोटे नेगेटिव इमोशंस इतनी तेजी से फिजिकल वायलेंस में बदल जाते हैं, ये बहुत डिस्टर्बिंग है। और रात 9 बजे डी ऐलान करता है, अब खेल शुरू होगा। हाँ। लेख के मुताबिक ये वो पॉइंट है जहां डी अब सिर्फ माहौल को कंट्रोल नहीं कर रहा, वो उसे जानबूझकर वहशीपन की तरफ धकेल रहा है। बिल्कुल। यहां से तो मतलब सब कुछ उखड़ जाता है। हाँ, सारे कंट्रोल हट जाते हैं। ड्रीमस्टोन से लोगों के मन की सारी दीवारें, सारे बंधन तोड़ देता है। लेख इसे कहता है अवरोधों का हटना। यानी जो डर, शर्म, लिहाज था, वो सब गया। जो भावनाएं समाज के डर से दबी थीं, वो एकदम वहशी रूप में बाहर आती हैं। जूडी, जिसने थोड़ी देर पहले केट से हमदर्दी जताई थी, हाँ, वो उसे किस करती है और फिर गला घूंट देती है। हे भगवान। गैरी खुद को चाकू मार लेता है। बेटी मार्श को सिर्फ इसलिए मार देती है क्योंकि उसने उसकी कहानी पर हंस दिया था। और मार्क, उस शर्मीला लड़का, वो खुद को आग लगा लेता है। पूरी तरह से सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ये पढ़ना भी मुश्किल है। लेख भी ये भी था कि डी उन्हें सच और झूठ के नाम पर लड़वाता है। हाँ, वो उन्हें और तोड़ता है। कहता है कि कुछ लोग सच के साथ हैं, कुछ झूठ के, और वो लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं, नोचने लगते हैं। और इसी सब के बीच डी कहता है, अब इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है, सिर्फ मैं हूं। ये उसकी टूटी हुई मानसिकता का भी प्रतीक है शायद। हाँ, शायद। लेकिन इसे इंसानियत की हार की तरह देखता है। लेकिन ये सवाल भी उठाता है कि क्या ये वाकई असली इंसानियत है? बिल्कुल, या ये सिर्फ एक एक्सट्रीम सिचुएशन में टूटे हुए लोगों का बर्ताव है। खैर, 24 घंटे पूरे होते हैं। और सुबह 8 बजे डिनर का क्या हाल है? लाशें, हर तरफ लाशें हैं, और डी अकेला बैठा है। रेडियो पे खबरें चल रही हैं कि पूरे देश में लोग पागल हो रहे हैं, हिंसक हो रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं। और डी का क्या टेक है इस पर, उसका निष्कर्ष? वो कहता है, मैंने सिर्फ 24 घंटे में दुनिया को दिखा दिया, बिना सपनों के तुम क्या हो। उसे लगता है उसने इंसानियत का असली नंगा सच दिखा दिया है। लेकिन तभी एंट्री होती है कहानी के हीरो की, ड्रीम की। हाँ, मॉर्फियस। वो आता है एक काली परछाई की तरह, और उसके आते ही एक अजीब सी शांति छा जाती है। वो तबाही के बाद वाली शांति। बिल्कुल,
लेख कहता है ये उस तूफान के बाद की शांति है जो डी ने मचाया था। ड्रीम डी से कहता है बहुत कामली, क्या? तुमने मेरे पत्थर का गलत इस्तेमाल किया जॉन डी, अब तुम्हें सपनों के देवता से मिलना पड़ेगा, मतलब अब हिसाब होगा। और यहीं पर डी का खेल खत्म होता है। लेक इस चैप्टर के पैसिव टेरर पर बहुत जोर देता है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इसमें कोई बड़े धमाके या एक्शन सीक्वेंस नहीं है, डर धीरे धीरे रिश्ता है, अंदर से आता है। एग्जैक्टली। लेख कहता है यही इसकी असली ताकत है। ये दिखाता है कि शायद सबसे बड़ा राक्षस हमारे अंदर ही है, जिसे हमारे सपने, हमारी उम्मीदें, हमारे भ्रम काबू में रखते हैं। बिल्कुल। डी यहाँ सिर्फ एक विलन नहीं है, वो एक कैटलिस्ट है जो दिखाता है कि इन मेंटल सेफ्टी नेट के बिना इंसान कितना नाजुक, कितना खतरनाक हो सकता है। तो हमने देखा कि कैसे डी ने ड्रीम स्टोन का इस्तेमाल करके आम लोगों को 24 घंटे में हैवान बना दिया और अंत में ड्रीम उसका सामना करने आता है। हाँ, और ये कहानी, जैसा लेख भी कहता है, एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या इंसान सिर्फ अपनी चेतना है, या उसके सपने, उसके भ्रम, उसकी उम्मीदें भी उसकी पहचान का हिस्सा हैं? अगर वो सब छीन लो तो क्या बचता है? सही। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ड्रीम का जजमेंट बाकी है, पर यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी इंसानियत कितनी पतली डोर से बंधी है और उस डोर को थामे रखने में सपनों का कितना बड़ा हाथ है। बिल्कुल।